हेलो बच्चों, मैं हूँ आपकी हिंदी टीचर अंजू मैडम और मेरे क्लास में आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत है। बच्चों, हम लोग हिंदी व्याकरण के अंतर्गत समास पढ़ रहे हैं। समास किसे कहते हैं, समस्त पद क्या हैं, शब्द और पद में क्या अंतर है और समास के कितने प्रकार हैं, इन सब से संबंधित वीडियो का लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। जिन बच्चों ने इस वीडियो को नहीं देखा है वे लिंक को क्लिक करके पूरे वीडियो को अच्छी तरह से देखें और समझें। समास के जो 6 प्रकार हैं उसके अंतर्गत हम लोगों ने अव्ययी भाव समास को भी पढ़ लिया है और उस वीडियो का लिंक भी आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। तो आप कृपया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं और लिंक को क्लिक करके उस वीडियो को अच्छी तरह से देख लें और समझ लें। और यदि कहीं कुछ समझने में दिक्कत हो तो आप कमेंट अवश्य करें। आपके हर प्रश्न का जवाब मैं आपको यथासंभव अवश्य दूंगी। तो समास के जो प्रकार हैं उसके अंतर्गत आज हम लोग पढ़ेंगे तत्पुरुष समास। देखिए, तत्पुरुष समास, जिस समास में उत्तर पद यानी अंतिम पद की प्रधानता रहती है उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। तो मैंने आप लोगों को बताया ही है कि समास की जो प्रक्रिया है यानी शब्द निर्माण की जो प्रक्रिया समास के माध्यम से जो हम लोग करते हैं उसमें दो या दो से अधिक पदों का मेल होता है। तो पहला पद जो है वो पूर्व पद कहलाता है और इसके बाद जो पद आते हैं वे उत्तर पद या अंतिम पद कहलाते हैं। तो तत्पुरुष समास में क्या है, अंतिम पद यानी उत्तर पद जो होता है उसकी प्रधानता होती है। इसे आप याद रखिएगा। यानी दो पद हैं लेकिन इसमें प्रधानता किसकी है, उत्तर पद की प्रधानता है। देखिए यहाँ पर ब्रैकेट में क्या लिखा है मैंने, यहाँ पूर्व पद गौण होता है। चूंकि अंतिम पद या उत्तर पद प्रधान होता है इसलिए पूर्व पद क्या होगा, गौण हो जाएगा। तथा समास होने पर कारक की विभक्ति का लोप हो जाता है। यानी जब हम दो या दो से अधिक पदों को मिलाते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है, कारक की विभक्ति का लोप करना पड़ता है यानी हटाना पड़ता है। तो अब आप सोच रहे हैं कि कारक की विभक्ति क्या है। तो कारक की विभक्ति को समझने के लिए आप वीडियो कारक और कारक के भेद जिसमें मैंने विभक्ति की चर्चा की है, इस वीडियो को जरूर देखें। इस वीडियो का लिंक भी आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। क्योंकि अगर आप कारक को नहीं समझेंगे, कारक की विभक्ति को नहीं जानते हैं तो तत्पुरुष समास समझने में थोड़ी दिक्कत होगी। तो यही उचित होगा कि इस समास को समझने से पहले यानी तत्पुरुष समास को समझने से पहले आप कम से कम कारक किसे कहते हैं, कारक के कितने भेद होते हैं और कारक के भेद हैं उसकी जो विभक्ति चिन्ह है उसे आप याद कर लीजिए। इससे क्या होगा, आप देखेंगे तत्पुरुष समास जो है बहुत ही आसानी पूर्वक, बहुत ही सहजता पूर्वक आप समझ पाएंगे। आप एक बार मेरी बात को जरूर मानकर देखिए। देखिए, कारक तथा अन्य आधार पर तत्पुरुष समास के निम्नलिखित भेद होते हैं। तो तत्पुरुष समास का भेद बताया गया किस आधार पर, कारक और अन्य आधार भी है। तो देखिए, कारक के चूंकि 8 भेद होते हैं लेकिन उसमें से कर्ता कारक और संबोधन कारक को हटाने के बाद तो क्या क्या भेद है देखिए। पहला है कर्म तत्पुरुष, दूसरा है करण तत्पुरुष, तीसरा है संप्रदान तत्पुरुष, चौथा है अपादान तत्पुरुष, पांचवा है संबंध तत्पुरुष, छठा है अधिकरण तत्पुरुष। तो देखिए यहाँ पर क्या है, कारक के भेद ही आ गए हैं, इसीलिए आपको विभक्ति चिन्ह को जानना होगा। देखिए पहला क्या है, कर्म तत्पुरुष। तो क्या है परिभाषा, जिसके पूर्व पद में कर्म कारक या द्वितीय विभक्ति रहती है और उसी का लोप होता है, वहां कर्म तत्पुरुष होता है। तो यानी कर्म कारक यानी द्वितीय विभक्ति, तो ये विभक्ति का यानी कि विभक्ति यानी चिन्ह। तो क्या चिन्ह है इसे आपको जानना होगा क्योंकि उसी चिन्ह का लोप हो जाता है। तो यहाँ पर आप देखिए उदाहरण में है, ये है समस्त पद, ये है विग्रह। तो समस्त पद है सुख प्राप्त, यानी ये मिलाकर लिखा गया है। दो पदों को जब मिलाकर हम लिखते हैं यानी दो पद के मेल को समस्त पद कहा जाता है। तो ये समस्त पद क्या है, सुख प्राप्त। इसका विग्रह करेंगे तो क्या होगा, सुख को प्राप्त। यानी देखिए यहाँ सुख एक पद है और प्राप्त दूसरा पद है। तो अंतिम पद जो है वो प्रधान है
और विभक्ति का लोप हुआ है, तो यहाँ पर कौन सी विभक्ति है? को विभक्ति है। इसे आप याद रखिएगा। कर्म कारक की विभक्ति क्या है? को है। उदाहरण देखिए और भी। देखिए ये है समस्त पद, गृह को आगत। तो यहाँ पर क्या हुआ? को विभक्ति का लोप हो गया। यहाँ पर कहा गया ना उसी का लोप हो जाता है, तो को विभक्ति का लोप हुआ, बन गया गृहागत। स्वर्ग को प्राप्त, यहाँ भी को विभक्ति का लोप हो गया, स्वर्ग प्राप्त। शरण को पहुँचा हुआ, यानी यहाँ भी को विभक्ति का लोप हुआ, बन जाएगा शरणागत। यानी आपको ये ध्यान रखना है कि कारक के जो भेद हैं उसके प्रत्येक की विभक्ति क्या है, यानी चिन्ह क्या है। इसे आप हमेशा याद रखिए। अब दूसरा देखिए क्या है? करण तत्पुरुष। इसके पूर्व पद में करण कारक या तृतीय विभक्ति रहती है। तो करण कारक की विभक्ति क्या है, इसे देख लें एक बार। तो क्या है? से है। तो उदाहरण कैसे है? देखिए ये समास विग्रह, ये समस्त पद है। तो अकाल से पीड़ित, तो यहाँ पर क्या है? से है, से का लोप होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या कहा गया है? करण कारक की जो विभक्ति होती है उसका लोप हो जाता है, यानी से का लोप हो गया। तो क्या बन गया? अकाल पीड़ित। भय से आकुल, यहाँ भी से है विभक्ति है, बन गया भयाकुल। तुलसी द्वारा कृत, करण कारक की विभक्ति क्या है? से या द्वारा, तो क्या हो जाएगा? तुलसीकृत। कष्ट से साध्य, से विभक्ति का लोप हो गया, बन गया कष्ट साध्य। मद से अंधा, से विभक्ति का लोप हुआ, मदांत। यानी जब समस्त पद आपको दिया जाएगा तो आप इसका विग्रह इस तरह से करेंगे। जैसे अकाल पीड़ित दिया है तो लिखेंगे परीक्षा में अकाल से पीड़ित। भयाकुल दिया जाएगा तो लिखेंगे भय से आकुल। तुलसीकृत यानी तुलसी द्वारा कृत। कष्ट साध्य यानी कष्ट से साध्य। मदांध का मद से अंधा। यानी ये है समस्त पद और ये है इसका विग्रह। तो परीक्षा में आपको समस्त पद दिया जाएगा और आपको क्या करना पड़ेगा? ये विग्रह करना होगा। तो आप कैसे विग्रह करेंगे आपको मैं बता ही दे रही हूँ कि आपको कारक का चिन्ह याद रखना है, क्योंकि आप अगर चिन्ह को नहीं समझ पाते हैं, उदाहरण को नहीं समझ पाते हैं, तो विग्रह करना आपके लिए कठिन हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा है संप्रदान तत्पुरुष। इसके पूर्व पद में संप्रदान कारक या चतुर्थी विभक्ति रहती है। संप्रदान कारक की जो विभक्ति है उसका ही लोप होगा जब हम उसका समस्त पद बनाएंगे। तो देखिए क्या है? तो समास विग्रह से पहले आप एक बार चिन्ह को देख लीजिए कि इसका चिन्ह क्या है? के लिए। देख रहे हैं? यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसका चिन्ह क्या है? के लिए। तो परीक्षा में अगर आपको दिया जाता है सभा भवन, तो आप कैसे लिखेंगे? सभा के लिए भवन। और यदि आपको सभा के लिए भवन दिया जाए और उसे समस्त पद बनाने के लिए कहा जाएगा तो आप क्या करेंगे? के लिए विभक्ति का लोप करेंगे और यहाँ बनकर क्या तैयार होगा? सभा भवन। गुरु के लिए दक्षिणा क्या बनकर तैयार होगा? के लिए का लोप करेंगे तो गुरु दक्षिणा। पाठ के लिए शाला, यहाँ पर भी के लिए का अगर लोप करते हैं तो क्या बनेगा? पाठशाला। देश के लिए, यहाँ भी के लिए का लोप कर देंगे तो बनेगा देश प्रेम। और अगर आपको ये शब्द दिए जाएं, समस्त पद दिया जाएगा, तब आपका इसका विग्रह कैसे करेंगे? ठीक यहाँ पर देखिए उसका विग्रह प्रस्तुत किया गया है। सभा भवन का सभा के लिए भवन, गुरु दक्षिणा का गुरु के लिए दक्षिणा, पाठशाला यानी पाठ के लिए शाला, देश प्रेम यानी देश के लिए प्रेम। आप इस तरह से इसका विग्रह कीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए अपादान तत्पुरुष। इसके पूर्व पद में अपादान कारक या पंचमी विभक्ति रहती है। यानी समास में हम लोग जान ही रहे हैं दो या दो से अधिक पदों का मेल होता है, तो पहला जो पद है उसके साथ ही विभक्ति लगी रहेगी और जब उसका समस्त पद बनाएंगे तो उसी विभक्ति का ही लोप होगा। यहाँ पर भी देखिए चूँकि अपादान कारक है, इसका जो विभक्ति है वो क्या है? से है। देखिए ये से जो है ये अपादान कारक की विभक्ति है। तो जब हम इसे समस्त पद बनाएंगे तो ये विभक्ति का लोप हो जाएगा। देखिए ऋण से मुक्त, तो ये जो से है यहाँ से का लोप होगा और बन जाएगा ऋण मुक्त। रोग से मुक्त, यह से जो है विभक्ति है ये भी लोप हो गए, रोग मुक्त। धन से हीन, से का लोप हो गया, बन गया धनहीन। जाति से भ्रष्ट, से जो है लोप हो गया, जाति भ्रष्ट। जन्म से अंधा, से का लोप हो गया, बना जन्मांध। तो यहाँ पर ये है समस्त पद। यहाँ पर आपको परीक्षा में ये समस्त पद दिया जाएगा और इसका इस तरह से आपको विग्रह
करना होगा। ऋण मुक्त दिया जाएगा तो आप लिखेंगे ऋण से मुक्त, रोग मुक्त तो रोग से मुक्त, धनहीन तो धन से हीन, जाति भ्रष्ट यानी जाति से भ्रष्ट, जन्मांध यानी जन्म से अंधा। तो ये जो से विभक्ति है, ये से विभक्ति किसके साथ है? ये पूर्व पद के साथ है। देखिए यहाँ पर जो भी विभक्ति है वो सब किसके साथ है? पूर्व पद के साथ है। जैसे कि यहाँ पर भी देखिए, ये जो सभा के लिए भवन है, तो यहाँ पर भी ये के लिए किसके साथ जुड़ा हुआ है? सभा के साथ जुड़ा है। के लिए गुरु के लिए है, के लिए यहाँ पर पाठ के लिए है, यहाँ पर के लिए देश के लिए है, यानी पूर्व पद से जुड़ा हुआ है। देखिए 5वां संबंध तत्पुरुष, इसके पूर्व पद में संबंध कारक या षष्ठी विभक्ति रहती है। तो यहाँ पर भी 2 या 2 से अधिक पदों का मेल होगा तो भी तो समस्त पद बनेगा। यानी समास बनाने की प्रक्रिया में हमें 2 या 2 से अधिक पदों का मेल करना होता है। तो यह विभक्ति चिन्ह किसके साथ जुड़ी रहेगी? पूर्व पद के साथ। उदाहरण से समझिए, देखिए समास विग्रह ये समस्त पद है, यानी आज्ञा के अनुसार, तो बन गया आज्ञा अनुसार। तो ये के विभक्ति किसके साथ जुड़ा है? ये आज्ञा के साथ है, ये पूर्व पद है। घोड़ा का सवार बन गया घुड़सवार। तो ये का किसके साथ जुड़ा है? घोड़ा के लिए है। जल की धारा क्या बन गया? जलधारा। ये की किसके साथ जुड़ा है? जल के साथ। विद्या का अभ्यास विद्याभ्यास, ये का किसके साथ जुड़ा है? विद्या के साथ। सेना का नायक सेना नायक, ये का किसके साथ जुड़ा है? पूर्व पद सेना के साथ। देव का आलय देवालय, ये किसके साथ जुड़ा है? यहाँ पर का देव के साथ, ये है पूर्व पद। तो यहाँ पर ये है पूर्व पद, ठीक है, और ये है उत्तर पद, और ये है समस्त पद। तो परीक्षा में आपको ये समस्त पद ही दिया जाएगा और इसका आपको विग्रह करके दिखाना होगा। आगे देखते हैं, अधिकरण तत्पुरुष, इसके पूर्व पद में अधिकरण कारक या सप्तमी विभक्ति रहती है। देखिए तो यहाँ पर अधिकरण कारक का जो चिन्ह क्या है? में होता है और यह पर होता है। तो देखिए यहाँ उदाहरण से समास विग्रह देखिए, जैसे दान में वीर दानवीर बना, तो ये में विभक्ति जो है ये पूर्व पद के साथ जुड़ा है, दान के साथ। ग्राम में वास ग्रामावास, यहाँ पर भी में विभक्ति है, ये किसके साथ जुड़ा है? पूर्व पद ग्राम के साथ। प्रेम में मग्न प्रेम मग्न, यहाँ पर भी ये में विभक्ति है, ये प्रेम शब्द के साथ जुड़ा है, ये पूर्व पद है। कार्य में कुशल कार्य कुशल, यहाँ भी देखिए में विभक्ति है, किसके साथ जुड़ा है? पूर्व पद के साथ। तो आप ध्यान दीजिएगा, परीक्षा में ये सारे शब्द दिए जाते हैं और आपको इसका विग्रह करके दिखाना होता है। तो विग्रह किस तरह से है यहाँ पर मैंने करके दिखला दिया है। क्यों दिखाया है? ताकि आप इन सारे जो उदाहरण हैं इन सब का आप अभ्यास करें। अभ्यास करते करते आप देखेंगे आपको बहुत सारी बातें जो है अपने आप समझ में आ जाएगी, लेकिन आपको अभ्यास करना होगा। आप किसी भी व्याकरण किताब को आधार बनाकर पढ़ सकते हैं। मैं जो आप लोगों को पढ़ा रही हूँ यही पढ़ेंगे, इसके अतिरिक्त कुछ और नहीं पढ़ेंगे, ऐसा आप कभी नहीं करेंगे। आप किसी भी व्याकरण की किताब लें, अच्छी किताब लें जिसमें हर बात जो है खूब अच्छी तरह से बताई गई हो। कुछ ऐसी किताब को लें जिसमें बहुत सारे उदाहरण दिए गए हों, ताकि उन उदाहरणों को आप कॉपी में लिखें और उसका अभ्यास करें। तो इससे क्या होगा? आपको व्याकरण के बारे में और अधिक जानकारी होगी। मैं सिर्फ आप लोगों को कोई बात जो है अच्छी तरह से समझाने की कोशिश करती हूँ। शायद मेरे समझाने से आपको वह विषय थोड़ा सरल महसूस होगा, यह मेरी कोशिश रहती है। तो आपको मेरे द्वारा समझाए गए बात को समझते हुए आपको व्याकरण की किताब को अवश्य पढ़ना चाहिए, ताकि अगर कहीं कुछ छूट भी गया हो तो आप उस किताब में देख सकते हैं, वहाँ से भी समझ सकते हैं। देखिए तत्पुरुष समास के कुछ अन्य भेद, ये अन्य भेद भी परीक्षा में बहुत बार पूछा जाता है। ये है देखिए नए समास, इसको याद रखिएगा, नए समास। तो इसकी परिभाषा क्या है? जहाँ अभाव कमी निषेध को सूचित करने के लिए अ या अन लगाया जाता है वहाँ नए समास होता है। उदाहरण देखिए, समास विग्रह है, समस्त पद है। तो समस्त पद क्या है? अधीर। तो अधीर का विग्रह करेंगे तो क्या बनेगा? न धीर। अधर्म का धर्महीन, अनदेखी ना देखी, अनहोनी ना होनी, यानी यहाँ पर अभाव कमी का बोध होता है, इसे कहते हैं नए समास। तो तत्पुरुष समास की क्या परिभाषा है? आपको याद रखना है कि तत्पुरुष समास में क्या हम देखते हैं? अंतिम पद की प्रधानता होती है। ये अंतिम पद क्या कहलाता है? उत्तर पद कहलाता है।
इसके साथ ही साथ आपको कारक की विभक्ति को जानना होगा, क्योंकि आप परीक्षा में जब भी कभी विग्रह करेंगे और देखेंगे कि कारक का चिन्ह आ गया है, तो आपको समझ जाना होगा कि ये तत्पुरुष समास है। तो इस तरह से अगर आप समझ कर पढ़ते हैं तो आप देखेंगे आपको तत्पुरुष समास जो है बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। क्योंकि तत्पुरुष समास ऐसा समास है जहाँ पर आप समस्त पद का जब भी विग्रह करेंगे तो आप देखेंगे कारक का चिन्ह आएगा ही आएगा, और कारक का चिन्ह को ही देखकर आप तुरंत पहचान जाएंगे कि ये तत्पुरुष समास है। जब आपको समास का नाम लिखने के लिए कहा जाएगा तो आप तुरंत नाम लिख पाएंगे। तो उम्मीद करती हूँ कि तत्पुरुष समास को मैंने जिस तरह से आप लोगों को समझाया है यह आपके लिए काफ़ी उपयोगी सिद्ध होगा। आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो इस वीडियो को लाइक तो अवश्य करें, और जितने बच्चे पढ़ने वाले हैं उन सभी पढ़ने वाले बच्चों में इस वीडियो को शेयर अवश्य करें। और जो बच्चे मेरे चैनल पर नए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन उन्हें समय समय पर मिल सके। तब तक पढ़ते रहिए, जीवन में आगे बढ़ते रहिए। मेरी शुभकामनाएं आप सभी बच्चों के साथ है। धन्यवाद।